Hello guys, hope you all are well with your family members. Stay home and stay safe. चलो फिर एक नया प्रॉब्लम देखते हैं फिजिक्स का। बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है और ये बेसिकली प्रॉब्लम जो है क्वेश्चन जो है जो जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो अभी अभी 10th पास करके 12th में जो 11th में गए हैं और या जो 11th से 12th में गए हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम है। बहुत ही कंसेप्चुअल बेस्ड फिजिक्स का प्रॉब्लम है, ये कॉम्पिटिटिव लेवल का प्रॉब्लम है। इसको हम देखते हैं। चलो देखते हैं फिर। पहले आप एक बार इसको ट्राई करो और इसका आंसर कैलकुलेट करो। नहीं होता तो फिर आप इस वीडियो को देखना। चलो देखते हैं प्रॉब्लम में क्या बोलता है। चार्ज क्यू डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स विच आर देन केप्ट सम डिस्टेंस अपार्ट। द फोर्स बिटवीन देम विल बी मैक्सिमम इफ द टू पार्ट्स आर हैविंग द चार्ज। देखो मैं क्वेश्चन को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले ना आप क्वेश्चन को पार्ट वाइज तोड़ लो, पार्ट वाइज डिवाइड कर लो एंड देन क्वेश्चन को आप अंडर समझो, फिर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो चार्ज क्यू डिवाइड इनटू टू पार्ट, बेसिकली क्वेश्चन ने दे रखा है कि कोई चार्ज है क्यू मैग्नीट्यूड का और उसको डिवाइड किया गया टू पार्ट्स में, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। उसके बाद फिर बोलता है आगे विच आर देन केप्ट सम डिस्टेंस अपार्ट। ठीक, चलो देख लेते हैं, सॉल्यूशन ही करके देखते हैं। ये चार्ज हमारा क्यू है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। दो पार्ट में डिवाइड किया, इट मीन्स ये नहीं समझना कि दो पार्ट में डिवाइड किया तो q/2 एंड q/2 कर दिया ना, गलत। बहुत स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि चलो दो पार्ट में डिवाइड किया, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा नहीं और उन्होंने इक्वली ले लिया q/2 एंड q/2। नहीं, क्वेश्चन में दिया डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कुछ भी हो सकता है। तो हम मान लेते हैं कि एक दो पार्ट में डिवाइड किया गया, तो एक हमारा q है और दूसरा q माइनस स्मॉल q है। सॉरी यहाँ q आएगा। ठीक, उसके बाद बोलता है आर देन केप्ट सम डिस्टेंस अपार्ट। सम डिस्टेंस इट मीन्स कि कुछ डिस्टेंस अपार्ट इनको रख दिया गया। चलो रख लेते हैं। सम डिस्टेंस अपार्ट, क्वेश्चन है सम डिस्टेंस दिया है तो मान लेते हैं लेट आर बी द डिस्टेंस। ठीक, उसके बाद बोलता है द फोर्स बिटवीन देम विल बी मैक्सिमम इफ द टू पार्ट्स आर हैविंग द चार्ज। ताकि ये जो दोनों चार्ज डिवाइड हुआ है इस पर कितने मैग्नीट्यूड का चार्ज आएंगे, जब तब दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक, तो फिर से वहीं यहाँ पे दो कंसेप्ट यूज़ होगा, एक मैक्सिमा एंड मिनिमा का कंसेप्ट और दूसरा जो हमारा इस प्रॉब्लम का जो मेन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रॉब्लम है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन हम लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी। चलो देखते हैं क्या होगा। सपोज़ इसको हम मान लेते हैं कि ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है। तो ये 1 जो है इसको फोर्स लगाएगा इधर, फोर्स ये जो होगा F21। F21 यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, ये 21, ये बेसिकली 21 इंडिकेट कर रहा है फोर्स ऑन 2 बाई 1, फोर्स ऑन 2 बाई 1। ठीक, ये 1 है तो इसका भी कुछ ना कुछ, ये भी चार्ज है तो इसका भी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड आएगा। हम कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा। ये भी तो फोर्स लगाएगा ना अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्योंकि अगर दो पेयर चार्ज रखा हुआ है तो जब ये इस पर फोर्स लगा रहा है तो एक्शन फोर्स इस पर भी लगेगा, ये इसको इधर लगाएगा। ये क्या होगा, तो F12 मीन्स फोर्स ऑन 1/2। ठीक, ये सब पढ़ा हुआ है, ये सब पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये सब बेसिक चीज़ है। ठीक, अब जैसे कि हम जानते हैं एज वी नो जैसे कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं जो बेसिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे Fe। ई क्या इंडिकेट कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। F क्या है, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, ये जो होता है K
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे K जो है, K का वैल्यू होता है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट तब बात करेंगे जब ये हमारा वैक्यूम या एयर में हो, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। अगर हम ये एयर और वैक्यूम को हटा दे तो इसके जगह पे ई आ जाता है। ठीक, चलो Q1 हमारा क्या है, स्मॉल q, Q2 क्या है, Q माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये बोल क्या रहा है कि इन दोनों के बीच क्या है, फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम होना चाहिए, इट मीन्स कि जब आप मैक्सिमा और मिनिमा के कंसेप्ट में जाओगे, जब ये हमारा मैक्सिमम होना चाहिए, तो ये जब मैक्सिमम होगा हमारा, इट मीन्स कि क्या, डी एफ पी अपॉन डी क्यू ज़ीरो होगा। कैसे भाई, ये डी क्यू के रिस्पेक्ट में कोई अब कोई क्वेश्चन कर सकता है ना, किसी को डाउट होगा कि आपने ये क्यू के रिस्पेक्ट में ही क्यों इसको इस फोर्स को डिफ्रेंशिएट किया। अरे भाई, यहाँ क्यू ही वेरिएबल है। जैसे मैं यहाँ बताता हूँ, जैसे होता है ना y इक्वल्स एक्स है, तो यहाँ y क्या है, यहाँ y जो है x का फंक्शन है। ठीक, तो आप इसको y इक्वल्स एफ एक्स लिखते हो और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, इट मीन्स यहाँ x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आप y को डिफ्रेंशिएट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू x। वैसे ही यहाँ जो है q वेरिएबल है, q इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बोला ना कि कितना मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे तो क्वेश्चन बोल दिया 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो एक को आप q माना, एक को आप q माइनस क्यू, ये तो हमारा फिक्स है ना, ये तो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि q मैग्नीट्यूड का है, तो हमारा वेरिएबल तो यही होगा ना। ये q कुछ भी हो सकता है। सपोज अगर ये चार्ज जो होता 10 कूलम का होता, ठीक, तो 10 कूलम में तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है ना। सपोज आपने इसको 1 मान लिया, इसको 1 कूलम मान लिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 माइनस 1 होगा। सपोज इसको 2 कूलम मान लिया तो ये 10 माइनस 2 हो जाएगा। सपोज इसको 3 कूलम मान लिया तो ये 10 माइनस 3 हो जाएगा। इट मीन्स कि आप देख रहे हो ये कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट है और वैरी क्या कर रहा है, ये वैरी कर रहा है, तो ये वैरी कर रहा है, तो इसी के रिस्पेक्ट में यही वेरिएबल हुआ, तो इसी के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलो देखते हैं। और यहाँ पे देख लो, ये के हमारा कांस्टेंट ही है, कप्पा कांस्टेंट, इसकी को हम बोलते हैं कप्पा कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आर सम डिस्टेंस दे दिया, तो हम लोगों ने इसको आर मान लिया, तो ये हमारा फिक्स्ड हो गया, ये अब वेरी कर ही नहीं सकता। जब इसको आर मान ही लिया तो ये आर तो फिक्स हो गया ना। सपोज आपने इसको 3 मीटर मान लिया, तो अब ये 3 मीटर फिक्स हो गया, ये तो वेरी नहीं करेगा, तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया, ये हमारा कांस्टेंट हो गया, ये क्यू कांस्टेंट हो गया। तो बच क्या गया, यही ना, यही तो वेरिएबल है। तो इसी के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो क्या आएगा। चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये आएगा डी एफ पी डी क्यू, ये डी के क्यू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये 0 के बराबर होगा। ठीक, चलो और देखते हैं। और देखते हैं, देखो डिफरेंस। ठीक, यहाँ पे क्या था, डी एफ पी डी क्यू। यहाँ से डिफ्रेंशिएशन में हम जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंस, जो अगर कांस्टेंट वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो बाहर आता है। तो ये के कांस्टेंट है, ये आर स्क्वायर कांस्टेंट है, और ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है, के अपॉन आर स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये बाहर आएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होता कांस्टेंट का। जब मल्टीप्लाई में हो तो नहीं होता, तब बाहर आएगा। अगर प्लस माइनस में कांस्टेंट हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, लेकिन ये मल्टीप्लाई में है तो ये बाहर आएगा। ये के अपॉन आर स्क्वायर बाहर आएगा, ये इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, ये क्यू इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्यू, और फिर ये क्यू इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्यू स्क्वायर अपॉन डी क्यू इक्वल्स 0। ठीक, और चलो आगे देखते ना। अब देखो मैं यहीं से डायरेक्ट कर रहा हूँ, और डी एफ पी डी क्यू के आर स्क्वायर बाहर होगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा,
इसका ये क्यू भी मैंने बताया कि कांस्टेंट है, तो ये क्यू जब वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है तो ये क्यू का पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का पावर n-1 की रूल से डिफ्रेंशिएट होगा, तो डिफ्रेंशिएट होगा तो ये क्यू 1 बन जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया, क्यू बच गया। ये जो है इसका होगा एक्स का पावर n-1, जैसे यहाँ पे एक्स का क्यू का पावर 2 है, तो ये डिफ्रेंशिएट होगा तो 2 मल्टीप्लाई होगा क्यू, और सॉरी 2 मल्टीप्लाई होगा क्यू का पावर 2-1 होगा। इट मीन्स कि 2q होगा, 2q इक्वल 0। ये सारा कुछ डिफ्रेंशिएशन का है, मैं इसलिए नहीं बता रहा ना यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि ये सारा कुछ डिफ्रेंशिएशन में पढ़ना है। अगर मैं इसको यहाँ पे लगू सिखाने डिफ्रेंशिएशन का कंसेप्ट और जो मैंने मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट बताया तो फिर ये वीडियो लंबा हो जाएगा खामों का। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और ये जेईई एडवांस का पूछा हुआ प्रॉब्लम है। तो मैं एक तो ऐसे ही जेईई एडवांस के प्रॉब्लम से क्वेश्चन से बच्चे डरते हैं, और मैं इसको और लेंदी कर दूँ, इसमें डिफ्रेंशिएशन और मैक्सिमा मिनिमा को इसमें और इंट्रोड्यूस करा के लंबा कर दूँ तो बच्चे और डर जाएंगे। तो मैं इसको नहीं कर रहा। आपको कभी ज़रूरत हो तो आप कमेंट करना कि मैक्सिमा मिनिमा पढ़ना है, डिफ्रेंशिएशन पढ़ना है, तो मैं उसके लिए अलग से कंटेंट बना दूँगा। ठीक, चलो अब यहाँ फोकस करते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये आ गया ना हमारा के आर स्क्वायर क्यू माइनस 2q इक्वल 0। अब देखो ये ऐसे है, ठीक। अब ये जो है ना ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो q माइनस 2q इक्वल 0। ये जो है हमारा ये पार्ट इधर जाके ये मल्टीप्लाई में है ना, ये मल्टीप्लाई में है। तो अब देखो मैं और अच्छे से इसको बताता हूँ। जब दो चीज़ मल्टीप्लाई में है, ये और ये, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, ठीक। अगर ये 0 हुआ तो यहाँ से क्या आएगा, q इक्वल्स 2q, q इक्वल्स q/2, ठीक। तो हम लोगों ने क्या लेकर चला था यहाँ पे कि जो चार्ज हमारा q है 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। जो हमारा चार्ज q है मेन जो क्वेश्चन में दिया था, ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था। कौन कौन सा भाई, एक q और दूसरा q माइनस q। तो q का वैल्यू आया q/2, इसका वैल्यू आया ना q/2, ठीक। तो यहाँ पे रखेंगे ना q माइनस q/2, तो ये भी आ जाएगा हमारा क्या, q/2। इट मीन्स कि ये जो चार्ज हमारा डिवाइड हुआ था, ये जो चार्ज डिवाइड हुआ है, ये q/2 और q/2 में डिवाइड होगा, तब जाके दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा मैक्सिमम होगा, ठीक। ये देखो यहाँ पे पूछ रहा है ना कि फोर्स कब मैक्सिमम होगा, कितना, जब इस चार्ज को 2 पार्ट में डिवाइड करें तो उस दोनों पार्ट पे कितना मैग्नीट्यूड होगा जब जाके फोर्स मैक्सिमम होगा, तो कितना होगा भाई, तो q/2 एंड q/2। इट मीन्स कि हमारा आंसर हो गया ना सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखो मैं एक और थोड़ा सा इसको अच्छे से मैग्नीट्यूड लेके ही समझाता हूँ। सपोज़ इसका अगर मैग्नीट्यूड 10 कूलम है तो आप इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, ठीक। आप देखो ना, आप इसको हो सकता है 1 कूलम रखो और इधर 9 कूलम रखो, हो सकता है इसको 2 दो तो इसको 8 दो, इसको 3 दो तो इसको 7 दो, इसको 4 दो तो इसको 6 दो, इसको 5 कूलम दो तो इसको भी 5 कूलम दो। अब फिर से अगर इसको 4 दोगे तो इसको 6 दोगे ना, फिर से इसको 4 कूलम तो इसको 6 कूलम। इट मीन्स कि अब रिपीट होगा, यही वाला केस आ गया। अब इससे नीचे जाओगे तो फिर ये वाला रिपीट होगा। इट मीन्स कि अब इतना डिवाइडेशन पॉसिबल है अगर 10 कूलम का ये चार्ज है तो। अब देख लो आप, अब फार्मूला में आप फिट करके देख लो, के q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही फार्मूला होता है फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन का, दो चार्ज के बीच यही फोर्स लगता है। तो अब देख लो कब फोर्स, ये तो हमारा कांस्टेंट है। इट मीन्स कि इस कहानी में इसका कोई रोल नहीं है। जब ये कांस्टेंट है, ये चेंज ही नहीं होगा, तो इसका कहानी में क्या रोल है, कोई रोल नहीं है। रोल तो मेन इस दोनों का है। हाँ, ये अगर चेंज होगा, इस दोनों में से कोई एक चेंज होगा तो ये फोर्स चेंज हो जाएगा। और देख लो यहाँ पे फोर्स जो है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ q1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ q2 का, डायरेक्टली। इट मीन्स कि अगर q1 भी बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा ऑटोमेटिक, q2 भी बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा ऑटोमेटिक, ठीक। अब देखो आप इसको, इस कहानी को यहाँ फिट करो। देखो आप q1 को 1 रखो और इसको 9 रखो और मल्टीप्लाई करो तो 9, इसको 2 इसको 8 रखो मल्टीप्लाई करो तो 16, इसको 3 इसको 7 रखो तो 7 3 21, 4 6 रखो 24, 5 5 रखो 25, यानी सबसे ज़्यादा
इसी का प्रोडक्ट आ रहा है। इट मीन्स कि अगर चार्ज हाफ हाफ मैग्नीट्यूड का हो तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट आएगा, एंड सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट आएगा तो सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा। ये लॉजिकल है। इट मीन्स कि आप ये ना रट लो, आप इसको रट्टा मार लो कि अगर फोर्स कोई भी चार्ज क्यू है और उसको डिवाइड करने के लिए क्वेश्चन बोलता है कब, जब फोर्स मैक्सिमम हो तो तुरंत उसको हाफ कर दो, ऑब्वियस आधा आधा होगा, आप इससे भी समझ लो। और मैं तो कहूँगा ना ये जे एडवांस का पूछा हुआ प्रॉब्लम है और बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, आप इसको रट लो। रटना इज द बैड थिंग्स, बस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जे एडवांस का प्रॉब्लम डायरेक्ट जेई मेन में रिपीट होता है विद सेम डाटा, बिट सेट में आता है, WBJEE में आता है, 12th बोर्ड में आता है, डायरेक्ट रिपीट होता है। अब चलो गाइज, आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में एक अगले अच्छे प्रॉब्लम के साथ मिलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम वो भी होगा। और इस पैंडेमिक में सब कोई परेशान है, सो आप ऑनलाइन क्लास से जितना सीखना है सीख लो। ऑफलाइन तो अभी सारे जगह का क्लोज्ड है तो कुछ किया नहीं जा सकता। जितना आपको गेन करना है ऑनलाइन क्लासेस से, जितना कुछ सीखना है आप सीख लो। चलो अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले न्यू प्रॉब्लम के साथ, न्यू कंसेप्ट के साथ। चलो बाय बाय, टेक केयर।